गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने एक नया चैप्टर आरंभ किया था और उसका टाइटल था नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव में तंत्रिका तंत्र। तो मैंने उसकी सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई थी। तंत्रिका तंत्र में कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं, किन कोशिकाओं को हम तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई कह देते हैं, और फिर मैंने आपको बताया था कि एक तंत्रिका कोशिका से जो आवेग या सूचनाएं होती हैं या संवेदनाएं होती हैं, उनको सिनेप्सिस की क्रिया के द्वारा संचारित कर दिया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात आपको ये बताया गया था कि जो नर्वस सिस्टम है ये कितने भागों में बटे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जो मानव है या मनुष्य है, इसमें नर्वस सिस्टम को हम 3 भागों में लेकर के पढ़ते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS बोला जाता है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको PNS बोला जाता है, और तीसरा बताया था मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको ANS कहा जाता है। ठीक है। साथ ही मैंने आपको नर्वस सिस्टम के फंक्शन बताए थे, जिसमें मैंने कहा था कि जो 4 ये कार्य होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और वही बेस होता है। उन्हीं 4 कार्यों को हम पूरे इस चैप्टर के अंदर एलोबरेट कर देते हैं, उनका विस्तृतीकरण कर देते हैं। ठीक है। जिसमें पहला मैंने ये बताया था कि ये जो तंत्र होता है, ये शरीर में पाए जाने वाले जो विभिन्न अंग होते हैं उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का संचालन करता है एवं नियंत्रण करता है। दूसरा मैंने ये बताया था कि यह तंत्र मनुष्य को बाहरी वातावरण के विषय में सूचना देता है, या हम ये कह सकते हैं कि बाहरी वातावरण से उद्दीपनों के माध्यम से ये सूचना आवेग या जो भी परिवर्तन होते हैं उनको पहुंचाता है। थर्ड मैंने बताया था कि इनमें पाई जाने वाली जो ऐच्छिक पेशी क्रियाकलाप होते हैं, जिसमें मैंने कहा था दौड़ना है, भागना, बोलना, चलना, बैठना, उठना, ये सारी क्रियाएं पेशी क्रियाकलापों के अंतर्गत आती हैं। इन पर भी नर्वस सिस्टम का ही नियंत्रण होता है। नेक्स्ट जो 4 फंक्शन था वो मैंने बताया था आपको कि अनेकों अनैच्छिक क्रियाकलापों का भी इस तंत्र के द्वारा नियंत्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से मैंने बताया था जैसे श्वसन या सांस लेना, संवातन, जिसको हम वेंटिलेशन भी कह सकते हैं या जिसे हम ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। इसके बाद में हार्ट बीट, हृदय स्पंदन या हृदय धड़कन, इसका नियंत्रण भी तंत्रिका तंत्र द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ मैंने बताया था आहार नाल में भोजन के ट्रांसपोर्ट की क्रिया या भोजन के स्थानांतरण की क्रिया या भोजन के संचरण की क्रिया भी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही संपन्न होती है। ठीक है। फिर इसके पश्चात अपन लिए थे इसमें पहला नर्वस सिस्टम जिसका नाम दिया था CNS। मैंने ये कहा था कि मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरु रज्जु से मिलकर बना होता है, जिसमें मैंने पहला हेडिंग डाला था ब्रेन का, और मैंने आपको ये बताया था
कि जो हमारा ब्रेन होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कोमल अंग होता है शरीर का। अगर हमें पूछा जाता है तो शरीर में सबसे जो कोमल अंग है, सबसे जो सॉफ्ट ऑर्गन है, उसको हम ब्रेन कह रहे होते हैं। और यह ब्रेन हमारी खोपड़ी में कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है। खोपड़ी को हम करोटी भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्कल भी कह देते हैं। और जब भी पूछा जाता है खोपड़ी तो अधिकतर हम ये हाथ रख देते हैं कि दैट इज खोपड़ी। लेकिन खोपड़ी की जब बात आए तो देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपर पार्ट ऑफ नेक, गर्दन से जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर के ये सारा का सारा ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको हम स्कल या खोपड़ी या करोटी कह देते हैं, जो सामान्य रूप से दो भागों में बटा होता है। एक फेसियल रीजन होता है जिसको आननीय भाग कहते हैं, और एक क्रेनियल रीजन होता है जिसको कपालीय भाग कहते हैं। कपालीय भाग में ये फ्रंटल रीजन होता है, ये पैराइटल रीजन होता है, और ये ऑक्सीपिटल रीजन होता है। इसको हम अनकपालीय, इसको मध्य कपालीय और इसको अग्र कपालीय भाग कह देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन है करोटी के कपाल वाले भाग में, ये जो कपाल है जिसको हम क्रेनियम कह रहे होते हैं, ये क्रेनियल बोन्स से बना होता है, कपालीय अस्थियों से बना होता है, और एक क्रेनियल बॉक्स जैसा बना लेता है जिसे हम कपालीय गुहा भी कह देते हैं। और इसी कपालीय गुहा के अंदर ब्रेन को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ब्रेन बहुत सॉफ्ट पार्ट है और ये क्रैनियल बॉक्स है, गुहा है, इसके अंदर ब्रेन है, तो ये ब्रेन इधर उधर अस्थियों के साथ या बोन्स के साथ जब संपर्क में आएगा तो इसमें फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, किसी भी तरह का ब्रेन को कोई भी नुकसान ना हो, ब्रेन का कोई भी भाग किसी भी शॉक या झटके के कारण डैमेज ना हो। इसीलिए हमारे ब्रेन के चारों तरफ नेचुरली प्रोटेक्शन पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से सुरक्षा पाई जाती है। अर्थात ब्रेन के चारों तरफ एक झिल्लियों से बना हुआ आवरण होता है, जो 3 प्रकार की झिल्लियां होती है, या उनको हम तानिकाएं कह सकते हैं, या मस्तिष्क आवरण कह सकते हैं, या उन्हें हम झिल्लियां कह सकते हैं, जिनमें सबसे बाहर वाली झिल्ली ड्यूरामेटर या दृढ़ तानिका होती है, मध्य वाली झिल्ली एरेग्नॉइड होती है, और सबसे भीतर वाली झिल्ली को हम क्या कह रहे होते हैं, पाइयामेटर। सबसे बाहर वाली जो झिल्ली होती है जिसको ड्यूरामेटर कहा जाता है, यह हार्ड होती है, मोटी होती है, दृढ़ होती है, अर्थात हार्ड, थिक एंड रिजिड। जो सबसे बाहर है और किसके संपर्क में रहती है, क्रेनियल बोन्स के संपर्क में रहती है। इसलिए बोन्स के साथ अगर कोई फ्रिक्शन होगा तो पहले किसका होगा, ड्यूरामेटर का होगा। और यह किसके द्वारा बनी होती है, फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यूज तथा कोलेजन फाइबर। इसमें नॉन इलास्टिसिटी पाई जाती है, अर्थात इसमें प्रत्यास्थता नहीं पाई जाती। कैसी होती है ये, अप्रत्यास्थ होती है, नॉन इलास्टिक होती है। इसके पश्चात मैंने बताया था एरेग्नॉइड, ये मध्य का स्तर होता है, इसे हम जाल तानिका भी कह रहे होते हैं। ये इलास्टिक कोलेजन फाइबर तथा इलास्टिक फाइबर दोनों से मिलकर के बनी होती है, या तो सॉफ्ट कोलेजन फाइबर या इलास्टिक फाइबर कह सकते हो। इसके पश्चात जो इनर मोस्ट होती है, अंदर होती है, आंतरिक होती है, वह बहुत थिन होती है, सॉफ्ट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और मस्तिष्क के साथ चिपकी रहती है। इसके आवरण में बहुत सारी रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, और वे रुधिर केशिकाओं के जाल के कारण ही
मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन मिलते रहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि इसमें जो मृदु तानिका बोलते हैं या हम पाइया मेटर कह रहे होते हैं, यह झिल्ली गुहा के अंदर 2 स्थानों पर क्या करती है, सूक्ष्म उभार के रूप में लटकी रहती है, जिनको रक्तक जालक कहते हैं। एक एंटीरियर कॉरॉइड फ्लेक्सेस होता है, दूसरा पोस्टीरियर कॉरॉइड फ्लेक्सेस होता है। एक को हम अग्र रक्तक जालक कहते हैं, दूसरे को हम पश्च रक्तक जालक कहते हैं। और इनसे किसका निर्माण होता रहता है, इनसे लसिका के समान द्रव का निर्माण होता रहता है, जिसे हम प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कह देते हैं। ठीक। अब देखिए, इसके पश्चात मैंने ये पूरा का पूरा आपको रिवाइज कर दिया। इसके पश्चात हम इसी को आगे आज एलोबरेट करते हैं, आगे आज इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए, इसमें 2 प्रकार की हमें कैविटी नजर आती है, गुहा नजर आती है। सबसे पहले क्या होता है, जो ड्यूरामेटर होती है और एरिग्नॉइड होती है, इसके मध्य में पाया जाने वाला जो नैरोअर स्पेस होता है, नैरोअर स्पेस का मतलब होता है शकरा स्थान होता है या शकरा अवकाश होता है। उस सक्रिय स्थान या सक्रिय अवकाश को हम सबड्यूरल कैविटी कह देते हैं। और इस सबड्यूरल कैविटी के अंदर सीरमी द्रव भरा होता है या सीरस फ्लूइड भरा होता है। कौन सा फ्लूइड भरा होता है, सीरस फ्लूइड या सीरमी फ्लूइड भरा होता है। ठीक है। इसके पश्चात दूसरी जो कैविटी होती है, गुहा होती है, वो जाल तानिका एवं मृदु तानिका के मध्य पाए जाने वाली सक्रिय गुहा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं एरिग्नॉइड एवं पाइया मेटर के मध्य पाए जाने वाले नैरोअर स्पेस को क्या बोला जाता है, सब एरिग्नॉइड कैविटी। इसको हिंदी में कहा जाता है अब जालिका तानिका गुहा, अंग्रेजी में कह रहे होते हैं सब एरिग्नॉइड कैविटी। और इस कैविटी के अंदर प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है। यह प्रमस्तिष्क मेरु द्रव क्षारीय द्रव या तरल के रूप में होता है, जो ब्रेन को बाहरी आघातों से प्रोटेक्ट करता है। अर्थात यह ब्रेन को जो एक्सटर्नल इंजरीज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है या बचाता है। ठीक है। इसके पश्चात आता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम शॉर्ट में कह रहे होते हैं CSF। हिंदी में इसको कहा जाता है प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो पाइया मेटर होती है ये अंदर की तरफ गुहा में ब्रेन के साथ चिपकी रहती है। और ये 2 जगह, एक तो डायोसील में और एक मेटासील में क्या करती है, सूक्ष्म उभार के रूप में लटकी रहती है। और वो वास्तव में केशिकाओं का उभार होता है, जिसे हम अग्र रक्तक जालक और पश्च रक्तक जालक कह देते हैं। डायोसील में पाया जाने वाला रक्तक जालक अग्र रक्तक जालक होता है। इससे क्या बनता है, एक लसिका समान पदार्थ। उसी लसिका समान पदार्थ को हम क्या कह रहे होते हैं, CSF। अरे आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था लिम्फ क्या होता है, रुधिर के छनाव को ही आप क्या कह रहे होते हैं, लसिका कह रहे होते हैं। जब लसिका किसमें प्रवेश कर जाता है, अंतराली द्रव कह देते हैं। जब ये किसमें प्रवेश कर जाता है, लसिका वाहिनियों में, तो लसिका कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, मृदु तानिका में स्थित रक्तक जालिकाओं से एक लसिका की समान तरल स्रावित होकर और छनकर बाहर आता रहता है। इसी तरल को हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या क्या कह रहे होते हैं, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कह रहे होते हैं।
इस प्रमस्तिष्क मेरु द्रव में प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, क्लोराइड्स के अलावा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स, सल्फेट, फॉस्फेट और क्रिएटिनिन तथा यूरिक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में CSF की कुल मात्रा 150 ml होती है। यह प्रमस्तिष्क मेरु द्रव आगे से पीछे की तरफ बहता है तथा यह यहाँ से बहकर सब एरिग्नॉइड कैविटी से होता हुआ अंत में ड्यूरामेटर या दृढ़ तानिका में रुधिर वाहिनियों के द्वारा वापस रुधिर में आ जाता है। ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं CSF। अब देखिए इसके पश्चात अगर इस CSF की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाए, जैसे मैंने बताया था इसकी मात्रा लगभग कितनी होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति में 150 ml होती है। अगर इससे ये ज़्यादा होती है तो ये जो तानिकाएं होती हैं इन झिल्लियों में तनाव आने से सूजन आ जाती है और इस रोग को हम मस्तिष्क आवरण शोथ या मेनिंजाइटिस कह देते हैं, जो ब्रेन फीवर भी कहलाता है। अर्थात बहुत सारे लोग इसी मेनिंजाइटिस को या मस्तिष्क आवरण शोथ को क्या कह रहे होते हैं, ब्रेन फीवर भी कह देते हैं। अगर इसका समय से ट्रीटमेंट ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है रोगी को या व्यक्ति को बचाना। ठीक है, अब आता है देखिए फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF या प्रमस्तिष्क मेरु द्रव के कार्य क्या होते हैं। इसका पहला कार्य होता है कि यह द्रव मस्तिष्क, ब्रेन प्लस मेरु रज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसे बाहरी आघातों से या बाहरी चोटों से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है तथा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्ट बनाए रखता है, मीन्स नमी प्रदान करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नम बनाए रखता है। ठीक है, दूसरा आता है जिसमें हम कह रहे होते हैं कि यह ब्रेन तथा रुधिर के मध्य विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों के आदान प्रदान का माध्यम बनाता है। क्या बनाता है ये? मस्तिष्क तथा रुधिर के मध्य विभिन्न पोषक पदार्थों के आदान प्रदान का माध्यम बनाता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय का भी माध्यम प्रदान किया जाता है। कितने फंक्शन हो गए? 2 किसके? CSF के। तीसरा इसका फंक्शन होता है जिसे हम कह रहे होते हैं कि यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कह रहे होते हैं मेरु रज्जु को विभिन्न हानिकारक रोगाणुओं से बचाने का कार्य करता है तथा मस्तिष्क से संबंधित विभिन्न बीमारियों के निदान या डायग्नोसिस में हेल्प करता है या निदान में सहायक होता है। साथ में अभी मैंने बताया था कि यदि CSF की मात्रा सामान्य से जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, सामान्य मात्रा कितनी होती है? 150 ml। अगर यह मात्रा 180-200 ml तक पहुंच जाती है तो इसके कारण मस्तिष्क आवरण शोथ अर्थात झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जिसे हम मेनिंजाइटिस कह देते हैं या मस्तिष्क आवरण शोथ कह देते हैं। जबकि कुछ लोग इसी को ब्रेन फीवर या मस्तिष्क ज्वर का भी नाम दे देते हैं। यदि इसको समय रहते ट्रीट ना किया जाए
तो ये ब्रेन के लिए बहुत हानिकारक होता है, ब्रेन को प्रेशराइज कर देता है, जिससे ब्रेन अपना कार्य करना बंद कर देता है। और लगभग ऐसा माना जाता है कि जो ब्रेन है वो कोमा में चला जाता है, मीन्स व्यक्ति कोमा में चला जाता है। और वो कोमा की अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह ना किसी को आइडेंटिफाई कर पा रहा होता है, ना बोल पा रहा होता है और ना समझ पा रहा होता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मेनिंजाइटिस है ये कोमा का भी कॉज या कारण बन सकता है। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ब्रेन का जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ब्रेन हमें कितने भागों में दिखाई देता है? 3 भागों में, जिसमें एक फोर ब्रेन होता है जिसको हम अग्र मस्तिष्क कह रहे होते हैं, या इसको हम प्रोजेंसिफेलॉन भी कह देते हैं। दूसरा भाग होता है जिसको हम मध्य या मिड ब्रेन कहते हैं, जिसका नाम होता है मेसेंसिफेलॉन। और तीसरा भाग होता है जिसको हम हैंड ब्रेन कह रहे होते हैं, पश्च मस्तिष्क। और इस हैंड ब्रेन को भी अगर आप देखोगे तो 3 भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है, जिसमें एक सेरेबेलम अनुमस्तिष्क, दूसरा पॉन्स और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसी प्रकार से मध्य वाले भाग को पढ़ेंगे तो इसमें एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो 4 ऑप्टिक लोब होते हैं, जिनमें 2 ऊपर वाले सुपीरियर और नीचे वाले इन्फीरियर। ऊपर वाले सुपीरियर विजन से संबंधित, देखने से संबंधित, और जो नीचे वाले इन्फीरियर वो सुनने से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको चतुष्टय पिंड भी कहा जाता है। दूसरा पार्ट होता है जिनको हम पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल कह रहे होते हैं। ये एक तरह से क्रूरा सेरेब्राई होते हैं, जो तंतुओं से बना हुआ समूह होता है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मेरुरज्जु या मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है। एक होता है फोर ब्रेन, ये भी देखा जाए तो सामान्य रूप से हम 2 भागों से बना हुआ बता रहे होते हैं, लेकिन तीसरा भाग भी इसमें सम्मिलित होता है। एक जिसको सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है इसमें प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, दूसरा होता है डायनसिफेलॉन अग्र मस्तिष्क पश्च, और जो सेरेब्रम होता है इनके सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर 2 छोटे छोटे क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिन्हें हम ऑल्फैक्टरी लोब्स कह रहे होते हैं। और ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं ये सूंघने से संबंधित या गंध ज्ञान से संबंधित हमारे अंदर जुड़े होते हैं, गंध के उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संपूर्ण ये जो मैंने अभी पार्ट बताए हैं इनको हम देख सकते हैं। अब देखिए इसी को और आप नोट्स के रूप में देख लीजिए। मैंने बार बार आपको कहा है कि जो यहाँ पर बताया जाता है वो आप अपनी नोट बुक में नोट करते रहें। नोट्स बहुत आवश्यक है बनाना, और इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सब पूरा का पूरा लिख करके छोड़ा हुआ है। अब देखिए पहला यहाँ पर है सबड्यूरल कैविटी। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सबड्यूरल कैविटी, तो हमें बताना होता है कि जो ब्रेन की चारों तरफ झिल्लियां बताई थी मैंने, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं मेनिंजेस या तानिकाएं, जिसमें दृढ़ तानिका जो ड्यूरामेटर होती है और जाल तानिका जो एरिग्नॉइड होती है, इनके मध्य पाए जाने वाले जो सक्रिय स्थान या अवकाश होते हैं, इन्हीं को हम सबड्यूरल कैविटी कह देते हैं, जिसमें सीरमी द्रव या सीरस फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, इसके पश्चात दूसरी कैविटी का नाम बताया था सब एरिग्नॉइड कैविटी। यह जो कैविटी होती है यह जाल तानिका एरिग्नॉइड तथा पाइयामेटर मृदु तानिका के मध्य पाई जाने वाली होती है, पाए जाने वाले जो नैरोअर स्पेस हैं, और इसमें प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है, जिसको हम CSF कह रहे होते हैं, जो क्षारीय तरल होता है, तथा यह मस्तिष्क की बाहरी आघातों से
सुरक्षा करता है। किससे बचाता है मस्तिष्क को? जो एक्सटर्नल इंजरीज होती हैं, बाहरी जो चोट या आघात होते हैं, उससे बचाने का कार्य कर रहा होता है। ठीक है। इसके पश्चात आगे लिया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो मैंने अभी बताया था आपको बार बार। क्या बताया था कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मृदु तानिका में पाई जाने वाली जो रक्तक जालिकाएं होती हैं, उनसे लसिका के समान तरल को स्रावित करता है और वह तरल छनकर बाहर आता रहता है। इसलिए हम कह रहे होते हैं पाइया मीटर में स्थित रक्तक जालिकाओं से लसिका समान तरल द्रव स्रावित होकर व छनकर बाहर निकलता रहता है। इसे CSF कह देते हैं। CSF का मतलब क्या होगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। ठीक है। इस द्रव में प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, क्लोराइड्स के अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम के बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट, फॉस्फेट, क्रिएटिनिन तथा यूरिक अम्ल भी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है। इसके साथ साथ एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 150 ml मात्रा में CSF पाया जाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर इससे ज्यादा मात्रा हो जाती है तो ये असामान्य है और ये एक तरह का रोग उत्पन्न कर देती है, जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। यह द्रव आगे से पीछे की ओर बहता रहता है तथा यहाँ से यह कहाँ पर चला जाता है? सब एरेक्नॉइड कैविटी से होता हुआ अंत में दृढ़ तानिका की रुधिर वाहिनियों के माध्यम से वापस रुधिर में आ जाता है। ठीक है। इसके पश्चात फंक्शंस ऑफ CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कार्य, जिसमें पहला मैंने फंक्शन बताया था, यह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को बाहरी आघातों से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, सुरक्षित करता है तथा उनको नमी भी प्रदान करता है। नमी का मतलब है मॉइस्चर, मॉइस्ट रखता है। ठीक, नम बनाए रखता है। इसके पश्चात यह मस्तिष्क एवं रुधिर के मध्य विभिन्न पोषक पदार्थों के आदान प्रदान के लिए क्या प्रदान करता है? माध्यम बनाता है। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके मध्य भी विनिमय करने के या एक्सचेंज करने का माध्यम प्रदान करता है। ठीक है। इसके पश्चात आता है यह हानिकारक रोगाणुओं से, जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, उनसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही यह मस्तिष्क की बीमारियों के, जो मस्तिष्क से संबंधित या ब्रेन से संबंधित जो रोग होते हैं, उनके डायग्नोसिस में या उनके निदान में हेल्पफुल होता है या सहायता करता है। ठीक है। इसके पश्चात मैंने अभी बताया भी था यहाँ पर भी कि जो प्रमस्तिष्क मेरु द्रव है CSF, इसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है तो इसके कारण जो झिल्लियां हैं या तानिकाएं हैं, उनमें सूजन आ जाता है। उसको मस्तिष्क आवरण शोथ या मेनिंजाइटिस कह देते हैं, जिसे बहुत सारे लोगों के द्वारा ब्रेन फीवर भी कहा जाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यदि इसका समय पर ट्रीटमेंट ना हो पाए तो ब्रेन धीरे धीरे इतना प्रेशराइज या कंप्रेस हो जाता है कि वह काम नहीं करता और वह रोगी या व्यक्ति किस में चला जाता है? कोमा में चला जाता है। ना वो किसी को आइडेंटिफाई करता, किसी को पहचान भी नहीं पा रहा होता है, बोल भी नहीं पा रहा होता है, समझ भी नहीं पा रहा होता है। ठीक है। इसके पश्चात आता है ब्रेन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब देखिए जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था
कि जो ब्रेन है वो कितने भागों में बटा होता है, मुख्य रूप से 3 भागों में, अर्थात कितने भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक फोर ब्रेन होता है, यह फोर ब्रेन प्रमस्तिष्क, और दूसरा नाम दे रहे होते हैं अग्र मस्तिष्क पश्च, और मिड ब्रेन, ये भी 2 भागों से, जिसमें क्या होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना और क्रूरा सेरेब्राई, और ये 3 भागों से मिलके बनता है सेरेबिलम, अनुमस्तिष्क, पोंस, सेटो और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रखा है। इस ब्रेन में आप देखेंगे तो जो पूरी की पूरी ऊपर वाली सतह होती है, इसके ऊपर बहुत सारे उभार और क्या पाई जा रही होती है, दरारें पाई जा रही होती है। इसके ऊपर जो उभार और दरारें पाई जा रही होती है, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है ये ग्रे मैटर से बना होता है। इसको हम अगर चाहें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कह देते हैं। जो अंदर वाला क्षेत्र होता है ये व्हाइट मैटर से बना होता है, अर्थात इसमें जो तंत्रिकाक्ष के तंतु होते हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए इसको व्हाइट मैटर या श्वेत द्रव कहा जाता है। इसके पश्चात ये पूरा का पूरा अंडाकार भाग प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहला रहा होता है। इस मस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क में मध्य में ये आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा होता है, थैलेमस। इसके ऊपर ये कॉर्पस कैलोसम, एक चौड़ी चपटी क्या लगी होती है, तंत्रिका या संयोजी ऊतक से बनी हुई पट्टी, जो दोनों के दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को रोके रखती है। इसके ठीक नीचे ये हाइपोथैलेमस होता है, इसके ठीक नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड लगी होती है। ये अनुमस्तिष्क जिसको हम सेरेबिलम कहते हैं, और इसके साथ साथ ये यहाँ से मेडुला, और मेडुला किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। ये वाला भाग मध्य मस्तिष्क होता है, और यह मध्य मस्तिष्क से अगर इधर को आप देखोगे तो ये ऊपर का पूरा पार्ट अग्र मस्तिष्क में दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम कह रहे होते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर या मस्तिष्क की संरचना। ठीक है, ओके।